हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है विक्की और आज हम बात करेंगे बीकॉम फर्स्ट ईयर से बिजनेस मैथमेटिक्स में फर्स्ट चैप्टर रेशियो के बारे में, यानी कि अनुपात के बारे में। इसमें हम देखेंगे अनुपात से क्या आशय है, यानी कि मीनिंग ऑफ रेशियो। उसके बाद देखेंगे अनुपात के कौन कौन से नियम एवं सिद्धांत हैं। उसके बाद अनुपात की विशेषताएं क्या है, लाभ अनुपात, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात क्या है और ये कैसे निकाले जाते हैं। इन सभी बातों पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए देखते हैं। अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो और प्रपोर्शन दोनों ही बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंतर्गत बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। यदि कोई बिजनेस पार्टनरशिप में होता है देन उनके बीच जो प्रॉफिट शेयर होती है वो भी रेशियो में ही होती है। मान लीजिए कि हम और आप मिलके कोई बिजनेस कर रहे हो, इट मीन्स राम और श्याम या फिर कोई भी नाम ले सकते हैं, वो दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हो तो उनका जो प्रॉफिट शेयर होगा वो हमेशा रेशियो में डिवाइडेड होता है। लाइक अगर किसी का 4 भाग और किसी का 6 भाग होता है, यानी कि कुल मिला के मान लीजिए कि 10 भाग हो रहे हैं एक बिजनेस में, तो उनके जो प्रॉफिट शेयर होंगे वो 4:6 में होगा। 4/6 हम बोल सकते हैं, उनको भिन्न में भी लिखा जा सकता है। सो नाउ वी शुड नो अबाउट मीनिंग ऑफ रेशियो। आई मीन व्हाट इज रेशियो। अनुपात से क्या आशय है, हम ये अच्छी तरह से समझेंगे। दो सजातीय राशियों के कंपैरिजन शो करने वाले संबंध को अनुपात यानी कि रेशियो कहते हैं। दो सजातीय राशियों के कंपैरिजन शो करने वाले संबंध को अनुपात कहते हैं, यानी कि रेशियो कहते हैं। इन अनदर लैंग्वेज वी कैन से दैट कोई राशि अपने ही तरह के दूसरे राशि के साथ जो संबंध व्यक्त करती है उसे ही उन दोनों राशियों का अनुपात कहते हैं। विद एग्जाम्पल हम समझते हैं, यदि टाटा एंड रिलायंस क्रमशः 3 लाख और 5 लाख रुपए एक बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो होगा 3:5, यानी कि 3:5। अगर वहीं एक ने 5 लाख और दूसरे ने 7 लाख लगाया होता तो उनका रेशियो हो जाता 5:7। दो राशियों के बीच के संबंध को दर्शाने के लिए ही हम रेशियो मार्क यानी कि अनुपात का चिन्ह लगाते हैं। अनुपात को हम भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे 3:5 को हम 3/5 भी लिख सकते हैं। अनुपात को बट्टे में दर्शाने के लिए प्रथम राशि हमेशा अंश एवं सेकंड राशि हमेशा हर, यानी कि प्रथम राशि ऊपर और सेकंड राशि नीचे लिखी जाती है। तो ऐसे ही अनुपात निकाला जाता है। अब हम अनुपात की कुछ विशेषताओं पर नज़र डालते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये समझना है कि अनुपात हमेशा कॉन्स्पेसिफिक यानी कि सजातीय वर्ग का ही ज्ञात किया जा सकता है। हम 500 रुपये और 50 किलोग्राम में अनुपातिक संबंध नहीं बना सकते। अनुपात तभी मान्य होगा जब या तो दोनों राशि किलोग्राम में हो या फिर दोनों रुपयों में। अनुपात निकाले जाने के लिए दोनों राशियों की इकाई भी सेम होनी चाहिए और यहाँ अनुपात के साथ इकाई नहीं लिखे जाते हैं। जैसे 4 किलोग्राम और 6 किलोग्राम हो तो यहाँ 4:6 लिखा जाएगा, न कि 4 kg एंड 6 kg। तो ऐसे ही अनुपात केवल निरपेक्ष संबंध बताता है। जिन दो राशियों या संख्याओं के बीच अनुपात निकाला जाता है उन्हें अनुपात पद कहते हैं। इसमें जो पहले लिखा जाता है उसे पूर्व पद और जो बाद में लिखा जाता है उसे उत्तर पद कहते हैं। अनुपात दर्शाने वाली राशियां संक्षिप्त पूर्णांकों या भिन्नाओं में होती है। अनुपात के कुछ सिद्धांत और नियम हैं, जैसे अनुपात के प्रथम और द्वितीय पद की राशि को संक्षिप्त रूप में व्यक्त करनी चाहिए। एक जरूरी बात, अनुपात के दोनों पदों को एक ही संख्या से जोड़ने या घटाने से अनुपात के मान में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन वहीं अगर अनुपात के दोनों पदों में किसी एक ही संख्या से गुना या भाग किया जाए तो उनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक सजातीय वर्ग के 2 से अधिक राशियों के बीच में अनुपात को सतत अनुपात कहते हैं। इसके और भी कुछ सिद्धांत और नियम हैं जिसके लिए आपको बुक पढ़नी चाहिए। वीडियो में आपको संक्षिप्त ही सुनने को मिलेगा और देखने को मिल पाएगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे लाभ अनुपात क्या है, त्याग अनुपात और प्राप्ति अनुपात से क्या आशय है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लाभ अनुपात को, यानी कि प्रॉफिट रेशियो। प्रत्येक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य जो होता है वो होता है लाभ कमाना। साथ ही प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन का यह प्रयत्न भी होता है कि प्राप्त लाभ की मात्रा न केवल निरपेक्ष रूप में अधिक हो बल्कि सापेक्षिक दृष्टि से भी अधिक हो, अर्थात उस संस्था में प्रयुक्त
पूंजी और साहस की तुलना में लाभ की मात्रा पर्याप्त हो। एक व्यावसायिक संस्था द्वारा उपलब्ध साधनों के अधिकतम प्रयोग और अधिकतम लाभ कमाने की क्षमता ही प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि लाभदायिकता कहलाती है। लाभदायिकता यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी के मूल्यांकन में अनुपात का प्रयोग किया जाता है, जो दो प्रकार से किया जाता है। पहला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो यानी कि सकल लाभ अनुपात, और दूसरा होता है नेट प्रॉफिट रेशियो यानी कि शुद्ध लाभ अनुपात। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट बाई सेल मल्टीप्लाइड बाई 100, और नेट प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाई 100 बाई सेल। ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि जितने में कोई सामान खरीदा गया हो उससे कुछ ज़्यादा दाम बढ़ा के और उसको बेचा जाता है, तो जितने में बेचा जाता है उससे जितने में खरीदा जाता है उसको माइनस करने के बाद जो निकलता है वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है हमारा नेट प्रॉफिट। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट में तो सिर्फ सामान के मूल्य को देखा जाता है कि जितने में खरीदा गया और कितने में बेचा गया, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया जाता है। लेकिन नेट प्रॉफिट में क्या होता है कि जितने में सामान लिया गया और जितने में बेचा गया उसके बीच के अंतर के बाद हमारे सामान लेने और बेचने के बीच में कुछ और भी खर्चे होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया या फिर उसके रख रखाव में जो खर्चे आए, वो सारे खर्चे मिलाकर जितने की जो बचत हुई वो हमारा नेट प्रॉफिट होता है। यानी कि मान लीजिए सामान 50 रुपये में ख़रीदा गया, उसको 55 रुपये में बेचा गया, उसमें से 1 रुपया हमारा ट्रांसपोर्टेशन का लग गया, 1 रुपये उसके रख रखाव में खर्चे आए, और कुछ मान लीजिए 50 पैसे उसके एम्प्लॉय को दिए गए जो उसमें कार्यरत थे। तो यहाँ टोटल हमारा 2 रुपये 50 पैसे बीच में भी खर्चे हो गए, यानी कि जो कुल लागत लगा उसका वो लगा 52 रुपये 50 पैसे। यानी कि जो हमारा जो प्रॉफिट हमारा आया नेट प्रॉफिट वो ओनली 2.5 रुपीज़ आए। अभी हमने देखा लाभ अनुपात को, अब हम देखते हैं त्याग अनुपात क्या है। इसमें क्या होता है कि जब कोई नया पार्टनर एक बिजनेस में इन्वॉल्व होता है तो क्या होता है ना कि जो पुराने पार्टनर्स होते हैं उनके भाग कुछ कम जाते हैं। मान लीजिए पहले से हमारे हिस्से में 50-50 था, तो आगे जो एक और जब जुड़ जाएगा, जो नया पार्टनर हमारा आएगा तो उसको भी कुछ भाग देने होंगे, तो उसको जो भाग दिया जाएगा, जो अनुपात उसको मिलेगा, वो हमारे पुराने जो पार्टनर होंगे उनसे सेक्रीफाइस करवाई जाएगी। यानी कि जितना हिस्सा इनके पास था उसमें से कुछ हिस्सा उसको दिया जाएगा। तो यही सेक्रीफाइस रेशियो होता है, यानी कि त्याग अनुपात होता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सब साझेदारों की इस संबंध में सहमति ना हो। एक नया साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी हो जाता है, परंतु धारा 31(2) के अनुसार कोई भी नया साझेदार बनने के पूर्व फर्म द्वारा किए गए किसी कार्य के लिए उत्तरदायी नहीं होता। जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो उसे व्यवसाय के भविष्य के लाभों में से कुछ हिस्सा प्राप्त करने के लिए लाभ हानि का एक निश्चित भाग पाने का अधिकार दिया जाता है। इस भाग को प्राप्त करने के लिए वह जो पूंजी पुराने साझेदारों को देता है उसे ही ख्याति यानी कि गुडविल कहा जाता है, इसे प्रीमियम भी कहते हैं। नए साझेदारों के लाभ का भाग पुराने साझेदारों में से किसी एक साझेदार से लेना या फिर नए साझेदारों के लाभ का भाग पुराने साझेदार बराबर अनुपात में त्याग यानी कि सेक्रीफाइस कहते हैं। नए साझेदार के लाभ का भाग पुराने साझेदार अपने विद्यमान लाभ हानि के अनुपात में सेक्रीफाइस करते हैं। नए साझेदार के लाभ का पुराने साझेदार ऐसे अनुपात में सेक्रीफाइस करते हैं जो उनमें समझौते के आधार पर निश्चित होता है। पुराने साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में जो हिस्सा नए प्रवेश करने वाले साझेदार को दिया जाता है वही उनका त्याग अनुपात यानी कि सेक्रीफाइस रेशियो कहलाता है। अभी हमने देखा लाभ अनुपात और त्याग अनुपात यानी कि प्रॉफिट रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो के बारे में। अब हम देखते हैं प्राप्ति अनुपात यानी कि गेन रेशियो। क्या होता है कि कभी कभी कुछ बिजनेस में कुछ साझेदार जो होते हैं वो या तो उस बिजनेस से अलग हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो बचे हुए जो पार्टनर्स होते हैं उनके पास पहले वाले जो पार्टनर होता है जो या तो अवकाश लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका रेशियो भी उन लोगों के पास आ जाता है। तो जितना रेशियो ये प्राप्त होती है वही गेन रेशियो यानी कि प्राप्ति अनुपात होती है।
कई कारण हो सकते हैं अवकाश ग्रहण करने के, या तो बीमारी या शारीरिक कमजोरी के कारण कोई अवकाश ले सकता है, वृद्धावस्था भी कारण बन सकता है, किसी साझेदार के बीच मतभेद हो सकता है, कोई अन्य अधिक लाभदायक काम करने की इच्छा हो सकती है, या फिर किसी अन्य कारण से जिससे वह फर्म में रहना उचित ना समझता हो। यदि कोई साझेदार कोई एग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट के विरोध में कोई काम कर दिया हो, तो ऐसे में भी किसी साझेदार को उस साझेदारी से बाहर निकाला जा सकता है। यानी कि पार्टनर्स में अगर कोई मतभेद होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट के में जो लिखा गया है उसके विरोध में अगर कोई काम करता है, तो उसे उस पार्टनरशिप से निकाला जा सकता है। तो ऐसे में जो बचे हुए पार्टनर्स होते हैं उनके पास उन पहले वाले जो जिसको निकाला गया है उसका रेशियो भी आ जाता है। तो जितना रेशियो पहले था उनके पास और जितना अभी है, तो जितना मिलने के बाद जो है और जो पहले था, तो मिलने के बाद वाले रेशियो से पहले वाले रेशियो को घटाने के बाद जो रेशियो बचता है वही गेन रेशियो यानी कि प्राप्ति अनुपात कहलाता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए बुक पढ़िए। यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको इस टॉपिक पे और ज़्यादा जानकारी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि इससे जुड़े कुछ सवाल हम मैथमेटिकली सॉल्व करें तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।